पौधे खूब लगाए, तो कहीं न कहीं वो हानिकारक जो धुआँ होती है या हानिकारक जो गैसेज़ होती है उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और हम वायु प्रदूषण को इस प्रकार कम कर पाएँगे। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। वाटर Water pollution occurs when harmful substances such as chemicals, sewage, and industrial waste contaminate water bodies, making water unsafe for drinking and aquatic life। यानी कि जल प्रदूषण तब होता है जब जल में रसायन, सीवेज यानी कि जो मलमूत्र है, गंदा पानी है और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे हानिकारक पदार्थ जल स्रोतों को दूषित कर देते हैं, जिससे जल पीने योग्य नहीं रहता और जलीय जीवन इससे होता है, प्रभावित तो होता है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन यानी कि वाटर पॉल्यूशन के स्रोत क्या है? कैसे बढ़ता है? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी कि जो उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जल है, यानी कि यहाँ पे कोई औद्योगिक फैक्ट्री है तो इससे जो भी कचरा-वचरा निकलता है वो पानी के माध्यम से फैलकर क्या कहाँ चला जाता है, नदियों में मिल जाता है और नदियाँ आगे जाके समुद्रों में मिल जाती है। इस प्रकार जो हमारी जो जलीय जो जीवन है यानी कि मछलियाँ वगैरह है, जो भी है जो जल में रहने वाली एक्वाटिक लाइफ है, वह तो इम्पैक्ट होती ही होती है, साथ में पूरी धरती को या यूँ कहें हमारी ज़मीन को भी ये क्या करता है, नुकसान करता है। तो इंडस्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट जल इसका स्रोत है। दूसरा डोमेस्टिक सीवेज यानी कि घरेलू सीवेज यानी कि जो गंदे नाले हैं हमारे घरों के या फिर हम यूँ कहें जो मलमूत्रों के जो नाले हैं, वह डायरेक्ट हमारे जल स्रोतों में मिल जाते हैं, तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ यानी कि कृषि अपवाह है। इसमें क्या होता है, जैसे खेतों से ये कोई खेत है, इस खेत में हमने क्या किया, फसल करी तो हमने इसमें कोई ना कोई कीटनाशक वगैरह डाले, यहाँ पे बरसात आई और इस खेत का पानी भरकर वह बहकर बाहर आया, नदी में आया, नदी से समुद्रों में पहुँचा, उसमें भी केमिकल आ गया, तो इससे भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर ऑयल स्पिल्स यानी कि तेल का रिसाव मतलब समुद्रों में बड़े-बड़े जहाज आते हैं। बड़े-बड़े जहाज़ों से हमारा बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, तो कई बार उन समुद्रों में वह जहाज़ों से क्या हो जाता है, तेल का रिसाव हो जाता है, इस वजह से भी वाटर पॉल्यूशन हमारा हो रहा है। तो ये कुछ मेजर रिसोर्स है। अब बात करें कंट्रोल मेजर्स की, यानी कि किस प्रकार हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को। पहला, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वाटर, वेस्ट वाटर यानी कि औद्योगिक और जो घरेलू अपशिष्ट जल है, उसका सही ढंग से क्या किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, ऐसे प्लांट लगाए जाए जहाँ पर इनको हम वापस फ़िल्टर कर सकें। प्रॉपर सीवेज मैनेजमेंट यानी कि उचित सीवेज का क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। हमारे जो सीवेज है वह प्रॉपर हो, ताकि उसका जो मलमूत्र है वो सीधा तालाबों में या पानी स्रोतों में ना मिले। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़ यानी कि पर्यावरण अनुकूल जल कृषि पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए, ताकि उनसे जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है उससे भी हमें नुकसान ना हो। एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑयल स्पिल्स यानी कि जो तेल का रिसाव है, उसकी रोकथाम की जाए, उचित रोकथाम हो उसकी, ताकि वह जल स्रोतों में डायरेक्ट ना मिले। अब हम बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन यानी कि लैंड पॉल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण। Soil pollution refers to the contamination of land due to the disposal of solid waste, chemicals and excessive use of fertilizers and pesticides। यानी कि मृदा प्रदूषण का अर्थ है कि ठोस अपशिष्ट, रसायन और उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि का दूषित होना। इट रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इससे मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। यानी कि जब जमीन है उसका उपजाऊपन कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण के नाम से जानते हैं। और साथ ही में वह क्या हो जाए, इस तरीके से वेस्ट हो जाए वह जमीन कि उसमें कई तरीके के रसायन वगैरह मिल जाए, कई तरीके के कीटनाशक मिल जाए और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वह कम हो जाए, तो वह एक मृदा प्रदूषण कहा जाता है। इसकी बात करें सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन की, यानी कि इसकी मृदा प्रदूषण की स्रोत क्या है? सॉलिड वेस्ट डंपिंग यानी कि ठोस अपशिष्ट का निपटान। ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? निपटान, हाँ, निपटान दैट मीन्स हम जैसे बाहर जो कचरा फेंकते हैं जिसमें खूब सारा कचरे का ढेर हो जाता है, इस तरीके से, तो फिर वहाँ पे कई तरीके की गैसेज़ वगैरह बनती है अपने आप, तो इससे वायु प्रदूषण भी होता है। यहाँ से जब बरसात होके इसका पानी जब बह के जाता है, जल स्रोतों में मिलता है, तो जल प्रदूषण भी होता है। इसके अलावा इस एरिया में मृदा प्रदूषण भी होता है, यानी कि जो डंपिंग यार्ड होते हैं, जहाँ पर हम कचरा फेंकते हैं, तो वहाँ पर तो हर तरीके का प्रदूषण उससे होता है। तो पहला सोर्स तो इसका यही हो गया। सेकंड, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यानी कि जो हम रासायनिक उर्वरक वगैरह यूज़ करते हैं, उससे मृदा प्रदूषण होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि उद्योगों से निकलने वाला कचरा, उससे मृदा प्रदूषण होता है। एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ यानी कि जो खनन गतिविधियाँ हैं, उनसे भी मृदा प्रदूषण होता है, क्योंकि कई तरीके की जैसे पत्थर वाली खानें होती है, तो वहाँ से जब पत्थर-वत्थर काटते हैं, तो एक उसका बुरादा सा उड़ता है और जहाँ जाके गिरता है वहाँ एक परत सी बन जाती है, तो वहाँ भी उपजाऊपन खत्म हो जाता है ज़मीन का, तो इससे भी मृदा प्रदूषण होता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, रोके कैसे हम इसको? तो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि हमें अपशिष्ट का उचित प्रबंधन किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, रिसाइक्लिंग एंड रीयूज ऑफ मटेरियल्स, सामग्री को हम फेंके नहीं, जबकि उसका इस तरीके से किया जाए कि हम उसको रिसाइकिल कर सकें और वापस उसको यूज ला सके। इस तरीके के प्लांट वगैरह लगाए जाए, ताकि हम रिसाइक्लिंग को बढ़ावा दिया जा सके। एंड रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल यानी कि जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसका सही ढंग से क्या किया जाए, निपटान का नियमन किया जाए, रेगुलेशन किया जाए, ताकि जो उद्योगों से निकलने वाला कचरा है उसको हर कहीं ना फेंका जा सके। अब बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की, यानी कि शोर प्रदूषण। सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलेंगे बेस्ट डिस्काउंट आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स पे। हर दिन सुबह 11 बजे और शाम को अब बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की, यानी कि शोर प्रदूषण। शोर प्रदूषण क्या, ध्वनि प्रदूषण इसको कहते हैं, सॉरी, ध्वनि प्रदूषण, यानी कि जब ऐसी ध्वनि जो हमें सुनने में अप्रिय हो, हमारे कानों को नुकसान पहुंचाती हो, उसको हम नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव एंड अनवांटेड साउंड दैट डिस्टर्ब ह्यूमन लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ। यानी ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक और अवांछित ध्वनि के कारण पैदा होता है, जो कि मानव जीवन और वन्य जीवन को प्रभावित करता है। इट लीड्स टू हियरिंग लॉस, स्ट्रेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि इससे श्रवण क्षमता यानी सुनने की जो क्षमता है उसमें कमी आना, तनाव होना और नींद की समस्या का होना, जाहिर से इसके क्या है,
साइड इफेक्ट है। बात करें सोर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन किस तरीके से ये पैदा होता है। पहला ट्रैफिक यानी कि यातायात की आवाज़ें, इंडस्ट्रियल मशीन्स यानी कि उद्योगों में चलने वाली मशीनरी, लाउड स्पीकर्स यानी कि डीजे वगैरह एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यानी कि निर्माण कार्यों की आवाज़ें जिसमें ग्राइंडर वगैरह चलना, मशीनें चलना और भी कई तरीके के कल कारखाने चलना, इन सबसे ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहला साउंड प्रूफिंग टेक्निक्स यानी कि ध्वनि निरोधक तकनीकों का यूज़ करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन लाउड स्पीकर्स यानी कि लाउड स्पीकरों पे प्रतिबंध लगा के यानी कि डीजे वगैरह जो बजते हैं, अनवांटेड तरीके से बजते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट करके ग्रीन बेल्ट से अराउंड सिटीज़ यानी कि शहरों के आस-पास एक ग्रीन बेल्ट बनाया जाए, जिसमें ग्रीन बेल्ट का मतलब ये है कि वो नॉइज़ पॉल्यूशन से इनसे क्या हो, फ्री हो। और एनफोर्समेंट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन लॉज़ यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो कानून है, उनको सही ढंग से एनफोर्स करवा कर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्मल एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन यानी कि तापीय प्रदूषण। थर्मल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड द पावर प्लांट अफेक्टिंग एक्वाटिक लाइफ यानी कि तापीय प्रदूषण उद्योगों और विद्युत संयंत्रों से गर्म जल के निकास के कारण होता है जो जलीय जीवन को प्रभावित करता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट एंड रेडिएशन लीकेज पोजिंग सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स यानी कि रेडियोधर्मी प्रदूषण परमाणु अपशिष्ट और विकिरण रिसाव के कारण होता है जो कि गंभीर स्वास्थ्य खतरे को उत्पन्न करता है यानी कि जो रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं उनसे होने वाला प्रदूषण। बात करें इसके किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कूलिंग पॉन्ड्स एंड टावर्स बनाकर यानी कि कूलिंग पॉन्ड और टावर बना के सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट यानी कि जो परमाणु अपशिष्ट है उसका सही ढंग से डिस्पोज किया जाए, इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन यानी कि सुरक्षा नियम हम थोड़े मजबूत बनाएँ तो हम इनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी कि पर्यावरण और राजनीति। सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजिज्म यानी कि पारिस्थितिकीवाद। इकोलॉजिज्म इज ए पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट प्लेसेस द एनवायरनमेंट एट द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डिसीजन मेकिंग यानी कि इकोलॉजिज्म एक राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण है जो पर्यावरण को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक निर्णय निर्माण के केंद्र में रखने का काम करता है। इट आर्ग्यूज दैट ह्यूमन सोसाइटीज मस्ट लिव विद इन इकोलॉजिकल लिमिट्स एंड रेस्पेक्ट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर यानी कि ये मानता है कि मानव जीवन को पारिस्थितिकी की सीमाओं के भीतर रहना चाहिए और मानव तथा प्रकृति के बीच एक पारस्परिक निर्भरता का सम्मान करना चाहिए। यानी कि इकोलॉजिज्म ये कहता है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति के साथ एक सही तालमेल बनाकर रहे और प्रकृति की जो इकोलॉजिकल लिमिट्स है, जो सीमाएं हैं, उसी के बीच रहे और सभी प्राकृतिक चीजों का वह सम्मान करे, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिज्म। Ecologism goes beyond environmental protection and emphasizes a fundamental change in human attitudes, lifestyle and development models यानी कि इकोलॉजिज्म केवल पर्यावरणीय संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव दृष्टिकोण, जीवन शैली और विकास मॉडलों में मूलभूत परिवर्तन पर बल देता है। इट व्यूज नेचर नॉट merely एज ए रिसोर्सेज बट एज ए लिविंग सिस्टम विद एन इंट्रिंसिक वैल्यू। यह प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि आंतरिक मूल्य वाले जीवित तंत्र के तौर पे देखता है। यानी कि जो इकोलॉजिज्म है वो कहता है कि आप प्रकृति को बचाओ, यहीं तक बात नहीं बनेगी, यानी कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वही इकोलॉजिज्म है, नहीं। इकोलॉजिज्म कहता है कि प्रकृति भी एक जीवंत सिस्टम है और प्रकृति को उस हिसाब से मनुष्य का एटीट्यूड होना चाहिए, उस हिसाब से मनुष्य की लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए और मनुष्य के जो डेवलपमेंट मॉडल है, वो भी प्रकृति को ध्यान में रखकर ही बने जाने चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिज्म कहते हैं। की फीचर्स की बात करें, इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या है? इट फोकसेस ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये पारिस्थितिकी संतुलन और सततता पर जोर देती है। इट एम्फसाइज़ लिमिट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि मानव के आर्थिक विकास की सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए या करती है। प्रमोट्स हार्मनी बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर यानी कि ये मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देती है। क्रिटिसाइज एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म यानी कि अत्यधिक औद्योगिकरण और उपभोक्तावाद की आलोचना करती है। यानी कि जब आज प्रचुर मात्रा में डेवलपमेंट होता है और प्रचुर मात्रा में वनों को काटकर, पहाड़ों को काटकर इंडस्ट्रीज बनाई जाती है और जो उपभोक्तावाद है यानी कि जहाँ पर भौतिकवाद ज़्यादा है, जहाँ पर उपभोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको ये उसकी आलोचना करती है, उसको क्रिटिसाइज करती है। इट सपोर्ट्स ग्रीन पॉलिटिक्स एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स यानी कि हरित राजनीति और पर्यावरणीय आंदोलनों का समर्थन करती है। हरित राजनीति का मतलब होता है मानव की वो सारी गतिविधियाँ जो प्रकृति को ध्यान में रखकर की जाती है, वह हरित गतिविधियाँ कहती है। उसमें एक हरित राजनीति भी है कि जो भी आप नियम कानून कायदे बना रहे हो वो प्रकृति को, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। अब बात करते हैं इकोफेमिनिज्म यानी कि पारिस्थितिकी नारीवाद। इसको थोड़ा-सा यूँ समझो कि ये एक तरीके से जो हमारे समाज की जो पितृसत्तात्मक है, जिसमें हमेशा ही महिलाओं को का एक तरीके से दमन हुआ है। तो इसमें क्या किया जाता है, इकोफेमिनिज्म में जो इकोलॉजी है यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसको एक नारी के तौर पे समझकर और नारी के साथ तुलना करके ये बताया गया है कि जिस समाज में पितृसत्तात्मक समाज में नारी का दमन हुआ है, उसी हिसाब से इकोलॉजी का भी क्या हुआ है, दमन हुआ है। Ecofeminism is a theoretical and political movement that connects the exploitation of nature with the oppression of women। यानी कि इकोफेमिनिज्म एक सैद्धांतिक और राजनीतिक आंदोलन है जो कि प्रकृति के शोषण को महिलाओं के दमन से जोड़ता है। इट आर्ग्यूज दैट बोथ women and the environment are dominated and exploited by patriarchal and capitalistic system। यानी कि ये मानता है कि पितृसत्तात्मक और जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं समाज की, वो महिलाओं और पर्यावरण दोनों का क्या करती है, शोषण करती है। यानी कि जिस प्रकार आज पूंजीवादी समाज वनों को, जंगलों को काटकर इंडस्ट्रीज बनाता है, यानी कि प्रकृति को बिना ध्यान में रखे हुए अपने विकास की बात करता है, ठीक इसी हिसाब से जो पितृत्वात्मक सत्ता है
उसने महिलाओं को क्या किया है, एक्सप्लॉइट किया है। तो इस तरीके से इसने प्रकृति को और महिला को दोनों को एक तरीके से मानकर दोनों को उसी हिसाब से इसने देखा है। इको फेमिनिज्म उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। इको फेमिनिज्म हाइलाइट्स दैट वीमेन स्पेशली इन रूरल एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज हैव ए क्लोज रिलेशनशिप विद द नेचर एंड प्ले ए क्रूशियल रोल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इको फेमिनिज्म इस बात पर प्रकाश डालता है कि विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों में जो महिलाएं हैं, वो प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रखती हैं और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इट एडवोकेट्स जेंडर इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। अगर आप कोई और भाषा नहीं बोलते हैं, तो आपको डुओलिंगो को आजमाना चाहिए। क्या आपको पता है कि जस्टिस एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, यह लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और पारिस्थितिक सततता की वकालत करता है, यानी उसको सपोर्ट करता है। की फीचर्स की बात कर लेते हैं, की आइडियाज यानी कि इसके प्रमुख विचार क्या है। इट लिंक्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विद जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि ये पर्यावरण क्षरण और लैंगिक असमानता के बीच संबंध को बताता है। क्रिटिसाइज पैट्रियार्कल डोमिनेंस ओवर नेचर एंड ह्यूमन, यानी कि प्रकृति और महिलाओं पर पितृसत्तात्मक प्रभुत्व की आलोचना करता है। इट एम्फसाइज ह्यूमन्स रोल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका पर यह बल देता है। इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल एंड कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट, यानी कि सतत एवं समुदाय आधारित विकास का समर्थन करता है। इट प्रमोट्स सोशल एंड इकोलॉजिकल जस्टिस, यानी कि सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय को बढ़ावा देता है। बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट refers to a development process that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs, यानी कि सतत विकास वह प्रक्रिया है जो वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने से समझौता किए। यानी कि सतत विकास का मतलब होता है कि हम प्रकृति को इस प्रकार यूज करें ताकि हमारी जरूरतें तो पूरी हो सके, लेकिन साथ में जो भविष्य की जो पीढ़ियां है उनकी जरूरतों के साथ कोई तरह का कॉम्प्रोमाइजेशन ना हो, यानी कि उनके लिए भी हम उस प्राकृतिक रिसोर्सेज को क्या रखें, बचाए रखें। उस विकास का नाम क्या है, सतत विकास। इट एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी, यानी कि इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फसाइजेज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सतत विकास संसाधनों के कुशल उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालीन परियोजना पर जोर देते हैं। इट इज ए की कॉन्सेप्ट इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये जलवायु परिवर्तन, गरीबी और पर्यावरण क्षरण जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की एक प्रमुख अवधारणा भी है। यानी कि आज हमारे समाज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, यानी कि हमारी वर्तमान पीढ़ियों को वर्तमान जरूरतों को इस प्रकार पूरा करें ताकि भविष्य की जो पीढ़ियाँ है उनकी जरूरतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या है। पहला, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। इंटर जनरेशनल इक्विलिटी, यानी कि जो पीढ़ी गत समानता है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच, उसमें समानता होनी चाहिए, यानी कि आज हम जैसा है या आज जो जरूरतें हैं हमारे पास या आज जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो भविष्य में बचे रहे। बैलेंस्ड इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल ग्रोथ, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण विकास का संतुलन। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल प्लानिंग, यानी कि दीर्घकालीन पर्यावरणीय योजनाएं बनाना। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में हम जानेंगे वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, यानी कि जल संरक्षण की तकनीकें या विधियाँ। क्या होता है जल संरक्षण, यानी कि बरसात के पानी को बचाना, उसको बाद में यूज करना वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इंट्रोडक्शन टू वाटर हार्वेस्ट। वाटर हार्वेस्टिंग रेफर्स टू द कलेक्शन, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर एंड सरफेस रन ऑफ फॉर द फ्यूचर यूज, यानी कि जल संचयन का अर्थ है कि वर्षा जल और सतही जल प्रवाह का संग्रहण करना, का भंडारण करना और प्रबंधन करना ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। It is an important technique for conserving water resources, recharging groundwater and ensuring security, especially in water scarce regions, यानी कि यह जल संसाधन के संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो विशेषकर ऐसे इलाकों में जहाँ पर पानी की क्या है कमी, जैसे राजस्थान जैसे शहर है या लद्दाख जैसी जगह है या फिर जो हिमाचल प्रदेश है। ऐसी बात नहीं कि वहाँ पानी नहीं है, लेकिन वहाँ भी कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी की सच में कमी है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पर ये वाली जो टेक्निक्स होती है वाटर हार्वेस्टिंग की, ये वाटर सिक्योरिटी को क्या करती है, इंश्योर करती है और ग्राउंड वाटर को क्या करती है, रिचार्ज करने का काम करती है। Water harvesting techniques help reduce dependency on surface water and groundwater sources and play a crucial role in sustainable water management, यानी कि जल संचय तकनीकें सतही जल और भूजल स्रोतों पर निर्भरता को कम करती है और सतत जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि हम अगर जल संचय करेंगे तो जो हमारे पास भूजल या जो सतही जल है उस पर ही हमारी निर्भरता है, उसको ये कम करती है और हमारे पास अलग भी एक जल संचय होता है, भंडार होता है और ये हमारे जल मैनेजमेंट यानी कि जो वाटर प्रबंधन है उसका भी क्या करती है, ये उसको भी वह महत्वपूर्ण करने में भूमिका निभाती है। बात करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो कैचमेंट। पहली बात कर लेते हैं कैचमेंट क्या होता है, यानी कि जहाँ से हम क्या करते हैं वाटर को कंजर्व करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं, उसको हम कैचमेंट कहते हैं। कैचमेंट रेफर्स टू द एरिया फ्रॉम व्हिच रेन वाटर इज कलेक्टेड, यानी कि कैचमेंट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ से वर्षा के जल का क्या करते हैं हम स्टोर करते हैं या यूं कहे एकत्र करते हैं। बेस्ड ऑन साइज एंड स्केल कैचमेंट एरियाज आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो कैचमेंट्स, यानी आकार और स्तर के आधार पर कैचमेंट क्षेत्र को माइक्रो और मैक्रो यानी कि
छोटा और बड़ा कैचमेंट में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जब हम जो बारिश के जल है, यानी कि ये हमारी छत है घर की, ठीक है? ये हमारे घरों की क्या है, छत है, और जब बरसात आई तो इस छत पे जो पानी बरसा उसको हमने एक पाइप से क्या किया, कलेक्ट किया और हमारे जो एक टैंक बनाया हुआ था, उस टैंक में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो ये हमारा कौन-सा कैचमेंट कहा जाएगा, माइक्रो। और जब हम एक बड़े एरिया से क्या करते हैं, हम वाटर को कंज़र्व करते हैं या कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा कौन-सा एरिया कहा जाएगा, मैक्रो कैचमेंट एरिया कहा जाएगा। माइक्रो कैचमेंट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम स्मॉल एरियाज सच एज रूफटॉप्स, कोर्टयार्ड और स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। यानी कि माइक्रो कैचमेंट में छोटे क्षेत्रों जैसे छतों, आंगन या छोटे भूभाग से वर्षा जल का संग्रह किया जाता है। इट इज मेनली यूज्ड एट हाउस होल्ड और फार्म लेवल, यानी इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू या खेत स्तर पर किया जाता है। वहीं हम बात करें मैक्रो कैचमेंट की, इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम लार्ज एरिया सच एज हिल्स, वैलीज, रोड्स एंड लार्ज लैंड सरफेस। यानी कि मैक्रो कैचमेंट में हम बड़े क्षेत्रों को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे पहाड़ियाँ, घाटियाँ, सड़कें और विस्तृत भूमि से जल संग्रह किया जाना। इट इज जनरली यूज्ड फॉर कम्युनिटी लेवल और रीजनल वाटर मैनेजमेंट, यानी कि इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक और क्षेत्रीय जल प्रबंधन के लिए किया जाता है। यानी कि जो मैक्रो कैचमेंट होता है, एक तरीके से हम यूँ कहें समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और जो माइक्रो होता है वो एक व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू से